वेलोसिटी को चेंज करेंगे हम। एंगुलर वेलोसिटी को चेंज करने का मतलब हम लोग स्पीड को चेंज करेंगे, ताकि क्या हो सके, सेल्स के जो कंपोनेंट है वो एक दूसरे से अलग अलग प्रिसिपिटेट हो सके। तो पहले हम लोगों ने क्या किया, स्पीड को रखा स्लो। जब स्पीड को स्लो रखेंगे तो किसी भी पार्टिकल के ऊपर पड़ने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा ना, वो होगा कम। तो यहाँ पे पार्टिकल के ऊपर लग रहा है 500 इंटू जी का फोर्स, और इतना फोर्स हमने किस मात्र 10 मिनट के लिए रखा। ठीक है, 500 इंटू जी का फोर्स रखा। अब जब हम लोग जैसे जैसे एंगुलर वेलोसिटी चेंज करेंगे, आरसीएफ चेंज होगा। तो हम लोग यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी या फिर आरसीएफ को वेरिएबल बोल सकते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पे तुम एंगुलर वेलोसिटी मतलब कि स्पीड चेंज करते जाओगे रोटेशन का। अब देखो, जिन लोग सेंट्रीफ्यूगेशन किए होंगे या फिर उसके बारे में पढ़े होंगे या फिर सेंट्रीफ्यूज देखे होंगे, तो क्या होता है सेंट्रीफ्यूज में, एक एक्सिस होता है और उसके चारों तरफ जो सैंपल होता है वो घूम रहा होता है। अब ये जो सैंपल घूम रहा है वो अलग अलग स्पीड पे घूम सकता है। अलग अलग स्पीड पे क्या किया जा सकता है, यहाँ पे सेपरेशन कराया जा सकता है। तो जो स्पीड है उसी को बोला जाता है एंगुलर वेलोसिटी। अब जब स्पीड कम होता है तो स्पीड कम होने की वजह से पार्टिकल के ऊपर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम लग रहा होता है। अब जब किसी भी पार्टिकल के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कम लग रहा है तो ऐसे पार्टिकल्स जिनका मास होगा ज्यादा वो पहले सेपरेट आउट होंगे, और जिसका मास होगा कम वो सेपरेट आउट नहीं होंगे। तो पहले यहां पे जब हमने 500 जी पे सेंट्रीफ्यूगेशन कराया, तो जो पार्टिकल प्रिसिपिटेट हो रहे हैं वो पार्टिकल होते हैं तुम्हारे सबसे पहले जो नीचे प्रिसिपिटेशन होता है उस प्रिसिपिटेट में पाए जाते हैं जिसमें तुम्हारा न्यूक्लियस हो सकता है। न्यूक्लियस के अलावा जो अनब्रोकन सेल्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले न्यूक्लियस जो कि सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है वो सेपरेट हो जाता है। उसको सेपरेट होने के बाद जो बाकी स्ट्रक्चर हैं जो साइज में छोटे हैं वो सॉल्यूशन में ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ऊपर वाले जो लिक्विड वाला पोर्शन होता है उसे क्या कहा जाता है, नीचे जो सेटल डाउन हो गया उसको तो कहा जाता है पैलेट या फिर सेडिमेंट। ऊपर में जो लिक्विड वाला सॉल्यूशन दिख रहा है इसको क्या कहा जाता है, सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट कहा जाता है। अब तुम क्या करोगे, पैलेट तो नीचे की तरफ जम चुका है, तुम सावधानी से सुपरनेटेंट को अलग कर लोगे और अलग करके दूसरे टेस्ट ट्यूब में ले लोगे। तो लो, एक और टेस्ट ट्यूब बनाया हमने जिसमें सुपरनेटेंट को ट्रांसफर कर दिया गया है। पहले टेस्ट ट्यूब का जो सुपरनेटेंट था उसको हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर दिया। अब वहां पे न्यूक्लियस और ब्रोकन अनब्रोकन सेल्स तुमको मिल गए नीचे पैलेट में। अब यहाँ पे जो सॉल्यूशन है इसका भी क्या करवाएंगे हम लोग, सेंट्रीफ्यूगेशन कराएंगे। लेकिन अब सेंट्रीफ्यूगेशन का स्पीड जो है मतलब आरसीएफ जो है वो इंक्रीज होगा। पहले हम लोग 500 जी पे करा रहे थे, अब हम लोग करा रहे हैं 10,000 जी पे। और टाइम जो है वो कितना ले रहे हैं, लगभग 5 से 10 मिनट। इसके बीच में जितना भी टाइम तुम चाहो रख सकते हो। अब जैसे ही कि यहाँ पे इस सुपरनेटेंट का
जब तुमने क्या करवाया, आरसीएफ इंक्रीज कराया, तो वो मॉलिक्यूल जो थोड़े बड़े होंगे वो प्रिसिपिटेट होंगे और बाकी मॉलिक्यूल सुपरनेटेंट में ही रह जाएंगे। तो जो मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रिसिपिटेट होते हैं वो मॉलिक्यूल होते हैं, एक तो तुम्हारा निकल के आता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के साथ ही साथ क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के अलावा यहाँ पे लाइसोसोम सेपरेट हो सकता है। लाइसोसोम के साथ ही साथ यहाँ पे पर ऑक्सीसोम सेपरेट हो सकता है। तो पहले न्यूक्लियस और अनब्रोकन सेल्स प्रिसिपिटेट हुए, उसके बाद जब हमने सेंट्रीफ्यूगेशन का रेट इंक्रीज कर दिया, वेलोसिटी तेज कर दी, तो न्यूक्लियस से जो छोटे मॉलिक्यूल है वो कौन कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम और पेरोक्सिसोम, वो सेटल डाउन हो गया। अब हमने क्या किया, अब फिर से सुपरनेटेंट को नए ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया। सुपरनेटेंट को जब हमने नए ट्यूब में ट्रांसफर किया और ट्रांसफर करने के बाद उसका भी हमने क्या कर दिया, सेंट्रीफ्यूगेशन करा दिया। इस बार सेंट्रीफ्यूगेशन जो था वो 1,00,000 जी पे था। 1,00,000 जी का मतलब जितना ग्रेविटेशनल फोर्स एक पार्टिकल के ऊपर लग रहा होता है उससे 1,00,000 गुना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। और हम लोग यहाँ पे 1,00,000 जी को करा देते हैं फॉर द 60 मिनट, मतलब 1 घंटे के लिए। और जैसे ही 1,00,000 जी पे हम इसको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो यहां से कुछ चीजें सेटल डाउन होती है। वो चीजें क्या क्या होती हैं, एक तो होता है तुम्हारा माइक्रोजोम और दूसरा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बने हुए वेसाइकल। यहां पे जो चीजें सेटल डाउन हो रही है वो है एक तो माइक्रोजोम एंड वेसाइकल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो माइक्रोजोम किसको कहा जाता है, माइक्रोजोम जो होते हैं दे आर वेसाइकल्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी। तो ईआर एंड गोल्जी बॉडी यहां पे सेपरेट हो रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के वेसाइकल्स के साथ। अभी भी कुछ सुपरनेटेंट जो है वो बचा हुआ है। अब फिर तुमने क्या किया, सुपरनेटेंट को एक नए ट्यूब में ट्रांसफर कर लिया। जब सुपरनेटेंट को फिर से तुमने एक नए ट्यूब में ट्रांसफर किया और सेंट्रीफ्यूगेशन स्टार्ट कर दिया, कितने जी पे, लगभग 2,00,000 जी पे। कितने घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए। तो यहां पे ये था तुम्हारा पूरा सुपरनेटेंट तुमने ट्रांसफर किया है। और अब यहां पे इसका सेंट्रीफ्यूगेशन करा रहे हो 2,00,000 जी पे 2 आवर्स के लिए। तो जो नीचे सेटल डाउन होने वाली चीजें होंगी उसमें क्या क्या होगा, तुम्हारा साइटोसोल होगा। तो सबसे लास्ट में तुम्हारा साइटोसोल सेटल डाउन हो जाएगा। इस तरीके से तुम लोग सेल के अलग अलग कंपोनेंट को प्रिसिपिटेट कर लोगे। साइटोसोल के साथ ही साथ प्रोटीन्स आएंगे। तो अब देखो, जब हम लोग रेट जोनल या फिर वेलोसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन कराए तो यहां पे सेपरेशन किसके बेसिस पे हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है वेलोसिटी जैसे जैसे हम लोग बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे छोटे मॉलिक्यूल जो है वो प्रिसिपिटेट होते जा रहे हैं। जब वेलोसिटी कम रहेगी, एंगुलर वेलोसिटी कम रहेगी, तो बड़े मॉलिक्यूल प्रिसिपिटेट होंगे। तो तीन चीज का रिलेशन है यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ तीन चीजों में क्या रिलेशन है।
जैसे जैसे हम लोग आरपीएम इंक्रीज करेंगे, आरपीएम का मतलब है रोटेशन का रेट इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे आरसीएफ इंक्रीज होगा। और जैसे जैसे आरसीएफ इंक्रीज होगा वैसे वैसे मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रिसिपिटेट होंगे। जैसे जैसे आरसीएम बढ़ाओगे मतलब वेलोसिटी बढ़ाओगे, वैसे वैसे आरसीएफ बढ़ेगा। जैसे जैसे आरसीएफ बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हारे मॉलिक्यूल्स का प्रिसिपिटेशन का रेट भी जो है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। तो यहां पे तुम लोग देखे, क्या देखे कि जब सेल लिए तुमने, सेल्स का होमोजेनाइजेशन किया और होमोजेनाइजेशन करने के बाद कम स्पीड के ऊपर, कम आरसीएफ के ऊपर, कम टाइम के लिए जब तुमने यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन कराया, तो ऐसे पार्टिकल्स जो सबसे बड़े थे, कौन बड़ा था, न्यूक्लियस और अनब्रोकन सेल, वो सबसे पहले पैलेट आउट हुए, सबसे पहले सेपरेट हुए। उसके बाद तुमने क्या किया, आरसीएफ को और इंक्रीज किया। आरसीएफ को इंक्रीज करने के साथ साथ तुम चाहो तो टाइम भी इंक्रीज कर सकते हो। और उसके बाद न्यूक्लियस से जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो प्रिसिपिटेट होना स्टार्ट हुए। कौन कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम और पेरोक्सिसोम, वो सेपरेट हुए। उसके सेपरेट होने के बाद आरसीएफ को तुमने और ज्यादा इंक्रीज कराया, 10,000 से सीधे 1 लाख जी पे करा दिया। तो इनसे जो छोटे पार्टिकल्स हैं, कौन कौन पार्टिकल्स हैं, माइक्रोजोम्स। माइक्रोजोम्स क्या होते हैं, तो माइक्रोजोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी के बने हुए वेसाइकल्स होते हैं। हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी को कभी भी इंटैक्ट आइसोलेट नहीं कर सकते। मतलब जैसा सेल के अंदर पूरा पाया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी, हम कभी भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इंटैक्ट फॉर्म में आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। जैसे ही हम सेल को तोड़ेंगे वैसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम छोटे छोटे वेसाइकल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जिनको कहा जाएगा माइक्रोजोम्स। अब ये माइक्रोजोम्स जो होंगे वो छोटे साइज के होंगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के सेपरेट होने के बाद ये लोग क्या होंगे, पैलेट आउट होंगे, नीचे की तरफ सेपरेट होंगे। इसके माइक्रोजोम के साथ साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो वेसाइकल बने होते हैं वो भी आ जाएंगे। फिर और ज्यादा स्पीड को इंक्रीज कर दोगे, 2 लाख जी पे पहुंचा दोगे 2 घंटे के लिए, तो अब यहाँ पे साइटोसोल और साइटोसोल में पाए जाने वाले प्रोटीन जो है वो पैलेट आउट हो जाएंगे। तो आरपीएम बढ़ाओ, आरसीएफ बढ़ेगा, आरसीएफ बढ़ाओगे तो छोटे मॉलिक्यूल जाके जल्दी जल्दी अब पैलेट होना स्टार्ट हो जाएगी। अब देखो, जो चीज जितनी जल्दी यहाँ पे पैलेट आउट हो जा रही है, जैसे कि न्यूक्लियस यहाँ पे जल्दी पैलेट आउट हो गया, तो यहाँ पे स्वीडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू जो होगी वो होगी ज्यादा। और जैसे ही यहाँ पे माइक्रोजोम्स की बात करो, माइक्रोजोम को पैलेट आउट होने में ज्यादा टाइम लगा, तो उसके लिए स्वीडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू जो होगी वो होगी कम। तो स्वीडबर्ग कांस्टेंट जो होता है वो साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये तो हो गया तुम्हारा वेलोसिटी ग्रेडियंट या फिर रेड जोनल सेंट्रीफ्यूगेशन, जहां पे तुम वेलोसिटी बढ़ा के, आरसीएफ बढ़ा के तुम क्या कर सकते हो, सेपरेशन कर सकते हो। लेकिन एक और तरीके का सेंट्रीफ्यूगेशन होता है जिसको कहा जाता है डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में जो सेपरेशन होता है वो सेपरेशन डिपेंड कर रहा होता है वो डिपेंड कर रहा होता है डेंसिटी के ऊपर।
तो यहाँ पे जो वेरिएबल होगा वो होगा डेंसिटी, मतलब तुम डेंसिटी को चेंज इसके कर सकते ऊपर हो। वाला भी तो डेंसिटी पर ही वो कर रहा था ना सर। नहीं, वहाँ मास के बेसिस पे सेपरेशन हो रहा था, और वहाँ पे वेरिएबल जो था वो था स्पीड, वेलोसिटी, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। वहां पे मास के ऊपर डिपेंड कर रहा था, मैं फिर ये बोला था कि मास जो है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड कर सकता है। मास जो है वो डिपेंड कर सकता है साइज के ऊपर और डेंसिटी के ऊपर, लेकिन यहाँ डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में सेपरेशन जो होगा वो होगा डेंसिटी के हिसाब से। वहां पे वेलोसिटी जो था वो वेरिएबल था, जैसे जैसे हम लोग वेलोसिटी बढ़ा रहे थे वैसे वैसे आरसीएफ बढ़ रहा था और छोटे पार्टिकल सेपरेट हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे हमने वेलोसिटी को कांस्टेंट रख दिया है। हम लोग 10,000 जी पे अगर सेंट्रीफ्यूगेशन कर रहे हैं तो हम लोग 10,000 जी पे ही रखेंगे। तो यहाँ पे जो चीज चेंज होगी वो चेंज होगा डेंसिटी, और डेंसिटी के हिसाब से सेपरेशन हो जाएगा, तो इसको कहा जाएगा डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। अब डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन किया कैसे जाता है, तो समझ लो पहले चीज कि डेंसिटी का ग्रेडियंट कैसे बनाया जाता है। तो जब भी डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है, एक ट्यूब के अंदर हम क्या कर सकते हैं, डेंसिटी का ग्रेडियंट बना सकते हैं। अब डेंसिटी का ग्रेडियंट कैसे बनाया जा सकता है, तो डेंसिटी का ग्रेडियंट बनाने के लिए हम लोग या तो सीजियम क्लोराइड यूज कर सकते हैं या तो सुक्रोज यूज कर सकते हैं। सीजियम क्लोराइड या फिर सुक्रोज का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, डेंसिटी को मेंटेन कर सकते हैं। अब डेंसिटी को कैसे मेंटेन करना है, तो देखो डेंसिटी जो होता है वो कॉन्सेंट्रेशन के समानुपाती होता है। डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। अब तुम क्या करो, सीजियम क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज करते जाओ। यहां पे सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में सीजियम क्लोराइड रखो, इसके ऊपर सीजियम क्लोराइड का थोड़ा कम कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे थोड़ा और कम कंसंट्रेशन, यहाँ पे थोड़ा और कम कंसंट्रेशन, और ऊपर में सबसे कम कंसंट्रेशन रखो। जैसे ही तुम सीजियम क्लोराइड या फिर सुक्रोज का कंसंट्रेशन के हिसाब से उसको यहाँ पे अरेंज करोगे, तो अरेंज करने की वजह से ये देखोगे कि डेंसिटी जो है वो जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे डेंसिटी भी जो है वो इंक्रीज होगी। तो ये डेंसिटी का बात चल रहा है, डेंसिटी क्या हो रही है, नीचे जाने के साथ साथ इंक्रीज हो रही है। जैसे मान सकते हो कि यहाँ पे जो डेंसिटी है सबसे ऊपर वाले लेयर में जहां पे सीजियम क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन कम है वहां पे मान लेते हैं 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब में प्रेजेंट था। मतलब पर सेंटीमीटर का क्यूब होता है तुम्हारा 1 ml। 1 ml को ही पर सेंटीमीटर का क्यूब कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मतलब टोटल वॉल्यूम लिया गया है। 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर निकल के आता है 1 सेंटीमीटर का क्यूब। अगर नॉर्म स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर वाटर को देखो तो 1 ml पानी 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर का जगह घेरता है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब ml भी तुम लोग मान सकते हो। तो 1 ml सॉल्यूशन में तुमने कितना ग्राम सीजियम क्लोराइड डिसॉल्व किया है, 0.9 ग्राम। फिर इसके जस्ट नीचे वाले में 0.9 ग्राम के जगह पे 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की डेंसिटी, इसके नीचे 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की डेंसिटी है, उसके नीचे जो है 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की डेंसिटी, और सबसे नीचे 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की डेंसिटी तुमको देखने को मिल रही। तो जैसे जैसे तुम कंसंट्रेशन को क्या करते जाओगे, इंक्रीज करते जाओगे, वैसे वैसे डेंसिटी का एक ग्रेडियंट बनता चला जाएगा। अब ग्रेडियंट बनाने के लिए तुम या तो सीजियम क्लोराइड यूज कर सकते हो या तो सुक्रोज यूज कर सकते हो। अगर तुमको डीएनए से रिलेटेड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करना है तो तुम सीजियम क्लोराइड को आसानी से यूज कर सकते हो। तो यहां पे डेंसिटी का ग्रेडियंट बन गया, ऊपर में डेंसिटी जो है वो है लो,
और नीचे में डेंसिटी जो है वो है हाई। अब यहाँ पे सेपरेशन जो होता है वो डेंसिटी के हिसाब से होता है। रेट जो होता है, वेलोसिटी जो होती है वो होती है कांस्टेंट। तो कैसे होगा, कैसे हम लोग सैंपल को डेंसिटी के हिसाब से सेपरेट कराएंगे? तो सिंपल सा चीज समझ लो, कोई भी मॉलिक्यूल तब तक मूव करेगा इस डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में जब तक कि वो अपने बराबर वाले डेंसिटी में ना पहुंच जाए, डेंसिटी वाले एरिया में ना पहुंच जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल सेम इसी चीज को लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी। देखो अब ये है ट्यूब। इस ट्यूब में क्या होता है, एक छोटा सा एरिया छोड़ा हुआ होता है जहां से तुम सैंपल को इंजेक्ट कर सकते हो। ये है तुम्हारा इनलेट। इनलेट से तुमने क्या किया, सैंपल को इंजेक्ट कर दिया। अब सैंपल में तीन चीजें थी, ए बी और सी का मिक्सचर था तुम्हारा सैंपल। जो ए मॉलिक्यूल था उसकी डेंसिटी निकल के आ रही थी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब। जो बी था उसकी डेंसिटी निकल के आ रही थी 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब। और जो सी था उसकी डेंसिटी निकल के आ रही है 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब। अब जब ये तीन सैंपल का मिक्सचर तुमने इसमें डाला और इसका सेंट्रीफ्यूगेशन स्टार्ट किया, तो सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद क्या देखने को मिलेगा तुमको? अब सेंट्रीफ्यूगेशन का स्पीड तुम अपने हिसाब से चुन सकते हो। तुम चाहे तो 10,000 जी पे कर सकते हो, सेपरेशन जो है वो फास्ट हो जाएगा। तुम चाहो तो 5,000 जी पे कर सकते हो, लेकिन सेपरेशन में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ही तुमने एक बार यहाँ पे सैंपल को लोड करा दिया है और लोड कराने के बाद तुम ये चाह रहे हो कि सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद सैंपल लोड हो, तो तुम ये देखोगे कि कोई जो ये ए वाला मॉलिक्यूल है, जो ए वाला मॉलिक्यूल है वो तभी तक मूव करेगा जब तक कि उसकी डेंसिटी के बराबर वाला एरिया ना आ जाए। जैसे ही उसकी डेंसिटी के बराबर वाला एरिया आ गया वो उससे ज्यादा मूव नहीं करेगा। जैसे ए की डेंसिटी कितनी है, अब देखो सैंपल को हमने ऊपर लोड कर दिया, जैसे ही हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन स्टार्ट करेंगे उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा और ग्रेविटी की वजह से चीजें जो है वो नीचे की तरफ माइग्रेट करेगी। ए लेकिन तभी तक माइग्रेट करेगा जब तक कि वो अपने डेंसिटी वाले एरिया में ना आ जाए। ए जैसे ही 1 ग्राम पर सेंटीमीटर वाले एरिया में आया तो ए और उसके आसपास सराउंडिंग की डेंसिटी जो है वो लगभग बराबर हो जाएगी, तो वो अब इससे नीचे माइग्रेट नहीं करेगा। सेम वही बी जो है वो तब तक माइग्रेट करेगा जब तक कि वो 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर के क्यूब वाले एरिया में ना आ जाए। और सी तब तक मूव करेगा जब तक कि वो 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर वाले क्यूब वाले एरिया में ना आ जाए। तो यहाँ पे सेपरेशन किसके हिसाब से हो रहा है? सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए रेट तो तुमने एक कोई सेलेक्ट करके रख लिया, जैसे 10,000 जी रख लिया। अब 10,000 जी पे भी जो सेपरेशन होगा, सेपरेशन डिपेंड करेगा डेंसिटी के ऊपर। सेम डेंसिटी वाला मॉलिक्यूल वो जाके सराउंडिंग में देखेगा कि हाँ उसके बराबर की डेंसिटी है, तो वो उससे नीचे जाके अब मूव नहीं कर पाएगा। तो सेम डेंसिटी तक पहुंचने तक मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा होता है। इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, डीएनए को प्रिसिपिटेट, मतलब सॉरी, सैंपल को सेपरेट कर सकते हो। ठीक, तो ये तो हो गया तुम्हारा
सेपरेशन का तरीका कि सेपरेशन कैसे होता है। अब एक बार जब ये तरीका तुम लोगों को समझ में आ गया तो तुम लोगों को बाकी चीजें भी समझ में आ जाएगी। एक एग्जाम्पल डेंसिटी ग्रेडियंट का हमने देखा हुआ है जब हम लोग रेप्लिकेशन पढ़ रहे थे, और रेप्लिकेशन में ये प्रूफ करना था कि रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस होता है। तो कुछ दो साइंटिस्ट आए थे और उन्होंने डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज करके प्रूफ किया था कि रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। कौन साइंटिस्ट थे बोलो, कौन साइंटिस्ट थे? मिचेल्सन एंड स्टॉल। मिचेल्सन एंड स्टॉल ने प्रूव किया था डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज करके कि रेप्लिकेशन जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। कैसे प्रूव किया था याद करो, एक्सपेरिमेंट। उन्होंने नाइट्रोजन 15 दिया था कभी मीडियम में, कभी नाइट्रोजन 14 दिया था। तो उसके हिसाब से कभी डीएनए में नाइट्रोजन 15 होता था, कभी डीएनए में नाइट्रोजन 14 होता था, और डीएनए में कभी नाइट्रोजन 14 होता था। ये जो नाइट्रोजन 15 वाला है इसको हमने हैवी बोला था। जिसमें एक नाइट्रोजन 15 है और एक नाइट्रोजन 14 है उसको हैवी लाइट बोला था, और जिसमें दोनों नाइट्रोजन 14 है उसको हमने लाइट और लाइट बोला था। अब एक बार जब सेंट्रीफ्यूगेशन कराया जाएगा इन तीनों सैंपल्स का, तो पहली बात तो ये, जिसका वेट है ज्यादा उसकी डेंसिटी होगी ज्यादा, ठीक। तो यहां पे तुमको 3 बैंड्स देखने को मिलेंगे, 1, 2 और 3। जो पहला बैंड होगा जो सबसे ऊपर में है वो सबसे कम डेंसिटी पे आके रुका है। मतलब ये जो बैंड है वो किसका बैंड है? लाइट वाले का बैंड है। सेकेंड वाला बैंड जो है वो लाइट और हैवी का बैंड है, और जो सबसे नीचे जाके मूव किया है वो हैवी और हैवी का बैंड। तो हैवी और हैवी सबसे ज्यादा नीचे क्यों मूव किया? क्योंकि हैवी का वेट ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है। डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से वो, जब हम उसका डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन कराएंगे तो वो सबसे नीचे माइग्रेट करेगा। जबकि लाइट का बैंड सबसे ऊपर इसलिए मिला हुआ है क्योंकि वहां पे जो लाइट वाला बैंड है उसकी डेंसिटी है सबसे कम, तो वो सबसे कम मूव किया हुआ है हमारे सैंपल में। इस तरीके से बाकी एक्सपेरिमेंट जो है हमने रेप्लिकेशन में कराया हुआ है, उन एक्सपेरिमेंट्स को देख के तुम ये प्रूव कर सकते हो कि जो हमारा रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। इस तरीके से तुम लोग सेपरेट करा लिए। ये पहले तरीके का हो गया जिससे क्वेश्चन बन सकता है। दूसरे तरीके का भी हो सकता है। मान लो कि हमारे पास सेम लेंथ का डीएनए है, डीएनए का लेंथ सेम है, बस उसका कंपोजिशन जो है वो चेंज है। कंपोजिशन कैसे है? एक डीएनए ऐसा है जिसमें 80 का अमाउंट जीसी से ज्यादा है, दूसरा डीएनए ऐसा है जिसमें 80 जो है वो जीसी के बराबर है, और तीसरा डीएनए ऐसा है जिसमें जीसी जो है वो 80 से ज्यादा है। सबकी लंबाई सेम है, लेट्स अज्यूम 1000 बेस पेयर का, 100 बेस पेयर का मान लेते हैं। पूरा डीएनए जो है वो 100 बेस पेयर का। अब तुम जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराओगे तो 100 बेस पेयर का मतलब एक ही बैंड मिलेगा सबका, क्योंकि वहां पे सेपरेशन किसके बेसिस पे होगा? साइज के बेसिस पे होगा। तो जब इलेक्ट्रोफोरेसिस कराओगे 100 बेस पेयर के डीएनए का सबका बैंड, तीनों का बैंड, चाहे कंपोजिशन कोई भी हो, तीनों का बैंड जो है वो 100 बेस पेयर पे ही मिलेगा। लेकिन तुम चाहते हो कि यहाँ पे तुम कंपोजिशन के हिसाब से डीएनए को सेपरेट कर लो, तो तुम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की जगह पे क्या कर सकते हो? डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन को यूज कर सकते हो। कैसे यूज कर सकते हो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन का? तो तुमको एक चीज पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कि डीएनए में जी और सी की डेंसिटी जो होती है वो होती है ज्यादा,
और ए और टी का डेंसिटी जो होता है वो होता है कम। तो अगर किसी डीएनए के सैंपल में जीसी ज्यादा है तो उसकी डेंसिटी होगी ज्यादा, अगर किसी डीएनए के सैंपल में एटी का अमाउंट ज्यादा है तो फिर वहां पे क्या देखने को मिलेगा तुमको, डेंसिटी उसकी कम देखने को मिलेगी। अब उससे तुमको ये चीज तो पता चल गया कि यहाँ पे जो जीसी है वो है सबसे कम, यहाँ पे जीसी है उससे थोड़ा ज्यादा, और यहाँ पे जीसी है सबसे ज्यादा। जो जिस डीएनए